करता है, हिस्टोरिकल कंडीशंस प्रभावित करती हैं, तो जेंडर को कैसे नहीं करेगा या सामाजिकरण को कैसे नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 फटाक से जवाब देंगे आप। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हिंडर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान में बाधा कौन बनता है, हेल्प कौन करता है, मीन्स एंड एनालिसिस, आपका एल्गोरिथम्स, ह्यूरिस्टिक्स, ये हेल्पफुल हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। बाधा कौन बनेगा, फंक्शनल फिक्सनेस बाधा बनेगा, रोट लर्निंग बाधा बनेगा, है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया समस्या समाधान में बाधा डालती है, तो ब्रेकिंग डाउन लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इनटू मैनेजेबल स्मॉलर पार्ट्स में तोड़ना, टुकड़ों में तोड़ना प्रॉब्लम को, ये हेल्पफुल होता है। मीन्स एंड एनालिसिस में हम यही करते हैं। हमें चाहिए हिंडर कौन करता है, ये तो हेल्पफुल है। फिक्सेटिंग ऑन अ सिंगल ट्रेट ऑफ कंपोजिट प्रॉब्लम, ये फंक्शनल फिक्सनेस का उदाहरण है, कार्यात्मक स्थिरता का, कि एक समग्र समस्या के एक ही पहलू पे स्थिर होना, कि नहीं बस ऐसे ही सॉल्व होगी या तो नहीं होगी। एक समस्या के समाधान के 50 तरीके हो सकते हैं। तो ये हिंडर करेगा, ये बाधा बनेगा, बैरियर है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ना कि हेल्पफुल। अप्लाइंग एल्गोरिथम्स एंड ह्यूरिस्टिक, ये तो हेल्पफुल होते हैं। यूजिंग अ सॉल्यूशन व्हिच वाज इफेक्टिव इन सॉल्विंग अ सिमिलर प्रॉब्लम, यानी एनालॉजी बोलते हैं इसको, कि एक तरह की जो समस्या आपने आज सॉल्व कर रहे हैं उसी तरह की सेम समस्या आई थी, तो आपने जो सिमिलर सॉल्यूशन अपनाया था वही अपना लिया। ये फंक्शनल फिक्सनेस नहीं है, क्योंकि ये हर सिचुएशन में आप अगर सेम सॉल्यूशन अपना रहे हैं तो वो फंक्शनल फिक्सनेस है, कार्यात्मक स्थिरता है। लेकिन सिमिलर तरह की प्रॉब्लम में आप पुराना सॉल्यूशन अपना रहे हैं, दैट इज एनालॉजी, समानता है उसमें। बात सही है कि नहीं है? कमेंट्स क्यों रुक जाते हैं बीच में? चलो खैर, फटाफट से बताओ। हाँ, क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत? हाँ, यूपीटेट क्लियर। नेक्स्ट कमिंग सेशन, नेक्स्ट वीक में एक सेशन रखेंगे हर हालत में, मंडे ट्यूसडे वेंसडे जब भी होगा। थर्सडे के बाद तो मैं कुछ दिन की छुट्टियों पे हूँ, लंदन जा रही हूँ। फिर हम आके मतलब मैं हफ्ता 10 दिन थोड़ा रिलैक्स करके आऊँ, क्योंकि वो पहले से प्लान्ड है, बीच में पेपर आ गया तो मतलब यूपीटेट से भी पहले से प्लान्ड है, तो ऐसा है। कोई नहीं, इतने हम लोग मिल ही रहे हैं रोज़, तो नेक्स्ट वीक में एक सेशन कम से कम यूपीटेट के 50 क्वेश्चन मैं करा के जाऊँगी, है ना। फिर आके 2-3 सेशन अगर हो पाएंगे तो ले लूँगी। बैचेस में अगर आप हैं यूपीटेट के वहाँ तो फिर सिलेबस चल ही रहा है, ठीक है ना। चलिए खैर, तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। एक्टिविटीज विच डैश आर डेट्रीमेंटल टू स्टूडेंट्स मोटिवेशन टू लर्न, यानी बच्चे की अभिप्रेरणा में, मोटिवेशन में बाधा बनने वाली कौन सी एक्टिविटीज हैं, बताइए, फटाफट से बताएंगे। बाधा जो बनती है एक्टिविटीज। हाँ, नींद आ रही है कई लोगों को, टाइम से सो जाते हो आप लोग यार। थोड़ा कोशिश करेंगे जल्दी रखने की, 9 बजे पे आने की। अभी बहुत सारे काम हैं, उसके चलते या बैक टू बैक क्लासेस के चलते टाइम पे नहीं हो पा रही है क्लास। 9 बजे से 9:30 हो ही जाते हैं, 9:45 हो गए थे आज तो। एनीवे, जवाब दीजिए आप। फोर्थ ऑप्शन 65% लोग कह रहे हैं। इस टाइम तक आते आते तो बैटरी पूरी डाउन हो जाती है। देखो, और इसको हम जूम कर सकते हैं, क्लियर है बात? हाँ, तो एक्टिविटीज विच डैश आर डेट्रीमेंटल, यानी रुकावट बनेंगी मोटिवेशन टू लर्न में, बच्चे की सीखने की अभिप्रेरणा में। कौन सी गतिविधियां होंगी? आर मॉडरेटली डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स, जो बच्चे के लिए मध्यम स्तर की डिफिकल्ट होती है। देखो, अगर बिल्कुल आसान काम कराया जाएगा जो आपको पहले से आता है तो भी आपका मोटिवेशन बाधित होगा। मॉडरेटली डिफिकल्ट या +1 लेवल का है, हल्का सा आप अटकते हैं क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन आसानी से कर जाते हैं, तो ये ठीक है, इससे मोटिवेशन बना रहता है, बोर नहीं होते हैं। तो ये हिंड्रेंस नहीं है, डेट्रीमेंटल नहीं है, ये रुकावट नहीं है, हानिकारक नहीं है। बापू तू तो सेहत के लिए हानिकारक है, तो ये सेहत के लिए हानिकारक नहीं है, आपकी मोटिवेशन बनी रहती है। थोड़ा मॉडरेटली डिफिकल्ट काम आप करते हैं, हाईली डिफिकल्ट होगा तो मोटिवेशन के लिए हानिकारक है। फिर आप कहेंगे इतना मुश्किल है भाई, मेरे से तो होगा ही नहीं, छोड़ दो। भाई आपको कहा जाए कि आपका महीने भर का टारगेट है 2 किलो वजन कम करना है, एक तरफ आपको कहा जाए कि आपको 20 किलो करना है एक साथ, तो उसमें फिर आपकी मोटिवेशन थोड़ी, क्योंकि वो टास्क एक साथ डिफिकल्ट है। बहुत रेयर लोगों को छोड़ दें अगर, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट नॉर्मल केस में आपको, आपके लिए वो बहुत बड़ा टास्क हो गया। तो मॉडरेटली डिफिकल्ट, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल रहना चाहिए, क्योंकि जैसे सीटेट भी सिलेबस चेंज नहीं करता तो हम भी बोर हो जाते हैं यार, सेम चीजें थोड़ा तो मुश्किल कर दो, तो वो पेपर में थोड़ा सा लेवल बेहतर कर देते हैं, हर बार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ले आते हैं, तो मन लगा रहता है। आर मॉडरेटली डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स, तो ये तो हेल्पफुल है, ये हिंड्रेंस नहीं है, ये हानिकारक नहीं है प्रॉब्लम सॉल्विंग में या मोटिवेशन को बनाए रखने में, हेल्पफुल है। कनेक्ट विद रियल लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स, ये भी हेल्पफुल होता है लर्नर्स के लिए, मोटिवेशन बनी रहती है अगर आप रियल लाइफ से कनेक्ट कर रहे हैं, वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई उदाहरण दे रहे हैं। केटर टू स्टूडेंट्स नीड्स एंड इंटरेस्ट, विद्यार्थियों की जरूरतों और रुचियों को पूरा करते हो,
ये भी सही है, इससे भी मोटिवेशन बनी रहेगी, ये सब बच्चे के भलाई में है। लेकिन ये फोर्थ ऑप्शन ही बचा, अब तो एक पांचवा ऑप्शन तो है नहीं कि हम उसे कह देंगे वो सही है। जब तीनों गलत हैं तो कोई एक ही सही होगा। केवल शिक्षक द्वारा तय किए गए अमूर्त लक्ष्यों पर आधारित यदि लर्निंग होगी, एम एट इंटेंजिबल गोल्स डिसाइडेड सोनली बाय द टीचर। इंटेंजिबल, अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट गोल्स हैं जिनको वो सामने देख ही नहीं सकता, स्टेप बाय स्टेप उस तक पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं है। कि बच्चा 5वीं क्लास में है, आपने कहा तुमको आईएएस बनना है, 5वीं क्लास तो करा लो यार, उसको वो वाले कॉन्सेप्ट तो समझा दो। तो अचानक से एब्स्ट्रैक्ट गोल्स रख दिए जाएं, ऐसे गोल्स जो या तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है या जिनको वो समझता ही नहीं है, जो उससे जुड़े हुए ही नहीं है, तो ये मोटिवेशन को एकदम से खत्म कर देंगे। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। यही सही, ये क्योंकि ये गलत है इसीलिए सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था, डेट्रीमेंटल या हानिकारक पूछा था आपसे, हेल्पफुल नहीं पूछा था। हेल्पफुल पूछा होता तो ये तीनों सही थे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, फॉलोइंग लेव वाइगोत्स्कीज आइडियाज ऑन लर्निंग अ टीचर शुड। अगर आप वो टीचर हैं जो वाइगोत्स्की को फॉलो करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए इन 4 ऑप्शंस में से। तो वाइगोत्स्की आपको पता है सोसाइटी को महत्व देते हैं, कल्चर को महत्व देते हैं, आपस में इंटरेक्शन को, ग्रुप में सीखने को महत्व देते हैं, लैंग्वेज को महत्व देते हैं। तो वाइगोत्स्की की थ्योरी में 3 चीजें एकदम पक्की हैं, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। ये हेल्पफुल हैं कि बच्चा जब ग्रुप में, समाज में सीखेगा अच्छा सीखेगा, कल्चर से सीखेगा अच्छा सीखेगा। तो एनकरेज स्टूडेंट्स टू कंटिन्यूअली compete विद ईच अदर। वाइगोत्स्की ये कहते ही नहीं है, पियाजे ये कहते ही नहीं है कि एक दूसरे में आपस में, बस दुनिया में 2 ही लोग हैं, आपकी क्लास के 30 बच्चे ही आपके कंपटीशन है, बाकी कुछ बचा ही नहीं है ना। कई लोगों को लगता है ऐसा कि जो वो कर रहे हैं वही दुनिया, उसके बाहर दुनिया नहीं है। ठीक, तो ये एकदम मूर्खता हो जाएगी कि विद्यार्थियों को लगातार एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कराने के लिए प्रोत्साहित करना। ये हमारे कल्चर में खूब प्रमोट होता है कि तुम्हें शर्मा जी के बेटे से बेहतर बनना है, कि वर्मा जी के बेटे से बेहतर बनना है, बट शर्मा जी के बेटे को खुद से बेहतर बनना चाहिए और वर्मा जी के बेटे को खुद से बेहतर बनना चाहिए। जैसा वो कल कर रहा था उससे आज बेहतर कर रहा है या नहीं कर रहा, इस पे फोकस करना चाहिए। उसको जिस चीज में मजा आता है वो करना चाहिए, है ना, क्योंकि ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। और वाइगोत्स्की ये कभी नहीं कहेंगे, वाइगोत्स्की रचनावादी हैं। मीनिंग मेकिंग की बात करें, मीनिंग मेकिंग नहीं रहेगा। आपने रट्टाफिकेशन करके पीछे छोड़ भी दिया तो वो खुशी बहुत हॉलो है, एक 4 दिन की भी नहीं होगी और उससे अर्थ निर्माण नहीं होगा, वो लाइफ से कनेक्टेड नहीं है, उसका कोई मीनिंग एक्चुअल में नहीं है, रोट लर्निंग जैसा हो जाएगा। सेकेंड है प्रिवेंट, और पियाजे वाइगोत्स्की हमेशा मीनिंग मेकिंग की बात करेंगे। प्रिवेंट इंटीग्रेशन ऑफ कल्चरल नॉलेज इन डिस्कशंस, यानी चर्चाओं में सांस्कृतिक ज्ञान के एकीकरण को रोकें। नहीं भाई, कल्चरल इंटीग्रेशन तो या कल्चरल नॉलेज तो हेल्पफुल है वाइगोत्स्की के हिसाब से। जो हमारी कल्चर में, चाहे वो हमारी कहानियां चल रही हो, चाहे हम किताबें पढ़ रहे हो, चाहे वो रामायण महाभारत पढ़ रहे हो, चाहे हम वो किसी और धर्म की किताब हो या स्टोरीज हो जो संस्कृति में चलती हैं, उन सबसे बच्चा सीखता है। तो ये उल्टा कह रहे हैं। कैपिटलाइज ऑन डायलॉग एंड ग्रुप लर्निंग ड्यूरिंग एक्टिविटीज, ये सही है कि बच्चों को बोलने का मौका दो, डिस्कशन का मौका दो। बच्चा जहां एक्टिव है वो बेस्ट ऑप्शन है। 99% पेडागोजी के सवाल इसी बात से ठीक हो जाते हैं कि बच्चे को एक्टिव रखना है, सिंपल बात। गतिविधियों के दौरान संवाद और सामूहिक शिक्षा को बढ़ावा देना, बच्चा ग्रुप में एक्टिविटी करे, कोऑपरेट करके सीखे, कोलैबोरेट करके सीखे, समाज और कल्चर और भाषा का इस्तेमाल करते हुए सीखे। तो डायलॉग में भाषा आ जा रही है, और जब वो डायलॉग कर रहा है संवाद के दौरान, और सामूहिक शिक्षा सोसाइटी और कल्चर का पार्ट है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो गया। डिस्करेज वर्बलाइजेशन एंड थिंकिंग अलाउड अमॉन्ग स्टूडेंट्स, कि बच्चे खुद से बोल के बातें कर पाए या वर्बलाइज कर पाए, शब्दों में अपनी बात को कह पाए, इसको हतोत्साहित करना नहीं भाई। चर्चा को, परिचर्चा को, तो संवाद को तो वाइगोत्स्की प्रोत्साहित करेंगे, ना कि हतोत्साहित। तो थर्ड ऑप्शन सही है, बाकी गलत हो गए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, जीन पियाजे गेव इंपॉर्टेंस टू डैश इन द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। पियाजे ने विकास और अधिगम के संबंध में किस चीज को महत्व दिया है, ये पूछा है। एग्जाम सेंट्रिक पेडागोजी को पियाजे वाइगोत्स्की नहीं मानते, वो मतलब इसको महत्व नहीं देंगे। कंडीशनिंग को बिहेवियरिस्ट या व्यवहारवादी लोग मानते हैं, रचनावादी लोग नहीं। पियाजे रचनावादी, वो कहते हैं बच्चा ज्ञान की रचना स्वयं कर सकता है, लिटिल साइंटिस्ट है, नन्हा वैज्ञानिक है। चिल्ड्रंस मैचुरेशन एंड रेडीनेस टू लर्न, ये 88% लोग सही जवाब दे रहे हैं इसका। सांस्कृतिक उपकरण, कल्चरल टूल, डेवलपमेंट एंड लर्निंग, इसकी कल्चरल टूल की बात वाइगोत्स्की करते हैं, पियाजे नहीं, है ना। पियाजे बात करते हैं बच्चे की मैचुरेशन, जो कि बायोलॉजी से संबंधित होती है, क्योंकि ये जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी पे भी इन्होंने काम किया है, यानी पियाजे हेरिडिटी को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो चिल्ड्रंस मैचुरेशन एंड रेडीनेस टू लर्न, रेडीनेस टू लर्न का मतलब क्या है यहाँ पे, एनवायरमेंटल रेडीनेस नहीं। आप 3 साल के बच्चे को 10वीं क्लास का सिलेबस नहीं करा सकते, क्योंकि अभी वो उसके लिए रेडी नहीं है। तो मेंटल रेडीनेस, बायोलॉजिकल रेडीनेस, वो सब आ जाएगा। तो पियाजे ने 4 फैक्टर्स दिए हैं जो लर्निंग में काम आते हैं। जैसे मैंने आपको सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज अभी वाइगोत्स्की का बताया, वैसे ही ये 4 फैक्टर्स हैं। जो 4 स्टेजेस हैं वो अलग हैं, SPCF, ये फैक्टर्स हैं जिनको पियाजे महत्वपूर्ण मानते हैं अपनी पूरी थियोरी में।
मैचुरेशन यानी परिपक्वता, जो रेडीनेस टू लर्न भी जिसको हम कह सकते हैं, हेरिडिटी बेसिकली जेनेटिक्स महत्वपूर्ण है। बायोलॉजिकली अगर बच्चा मैच्योर नहीं है आप कैसे सिखा देंगे? पियाजे की थियोरी मैं 6 महीने के बच्चे को तो नहीं पढ़ा सकती ना, क्योंकि वो अभी मैच्योर नहीं है उस चीज के लिए। आप इसीलिए वो कह रहे हैं जो प्री ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा है उसको सिंबल्स के थ्रू सिखाओ 2 से 7 वर्ष में। जो 7 से 11 का बच्चा है उसको कॉन्क्रीट लॉजिक दो। 11 टू या 11 एंड अबव 11 से 15 साल में एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक आ जाएगा, तब आप 11-12 में वो वाली थियरम्स पढ़ते हैं। इसी हिसाब से सिलेबस डिजाइंड है या करिकुलम डिजाइंड है। एक्सपीरियंस दूसरा एक फैक्टर है। एक्सपीरियंस को आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो एक्टिविटी, यानी बच्चा एक्टिव रहे, एक्टिविटी करके सीखे, ये एक फैक्टर है। फिर आता है सोशल इंटरेक्शन या सोशल एक्सपीरियंस, इसको भी उन्होंने महत्व दिया है, फैक्टर्स में आता है। फिर इक्विलिब्रेशन आपकी, जिसके अंदर एडेप्टेशन, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन ये सब आ जाते हैं, है ना, संतुलन की प्रक्रिया, जिससे आपका स्कीमा अपडेट होता है। इस पे किसी और दिन लंबी चर्चा करेंगे। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिसमें से यहाँ पे मैचुरेशन एंड रेडीनेस टू लर्न दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कल्चरल टूल्स की बात वाइगॉट्स की करेंगे, प्याजे नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, ये क्या कहता है। अब कुछ अजर्शन रीजन के क्वेश्चंस, लास्ट में मैंने कहा था धीरे धीरे लेंथी क्वेश्चंस डालेंगे। अजर्शन, टीचर्स शुड एंश्योर इनफ वेट टाइम विच इज द लेंथ ऑफ टाइम अ टीचर पॉजेज आफ्टर आस्किंग अ क्वेश्चन, यानी टीचर्स को इनफ वेट टाइम देना चाहिए, प्रतीक्षा का समय देना चाहिए। एक सवाल पूछने के बाद इनफ पॉज देना चाहिए। जो आप में से कई लोग कंप्लेन कर रहे होंगे कि आप तो देते नहीं हो, है ना। कई लोगों की ये बड़ी इच्छा रहती है कि आप सवाल दे दो, फिर 2 मिनट तक बैठे रहो, फिर हम इतने पढ़ के जवाब दे दें, पढ़ने का टाइम दिया करो। तो वो कभी कभी तो संभव है, लेकिन क्योंकि ऑनलाइन में ये है कि थोड़ा वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि आपको 30 सेकंड का या 10 सेकंड का टाइमर दिया जाए। कुछ लोग पॉज करके पढ़ लेते हैं जिनको समस्या होती है पढ़ने में, बट ये हम ट्राई कर सकते हैं टाइमर का यूज। तो ये बात सही है कि शिक्षकों को पर्याप्त प्रतीक्षा समय देना चाहिए या सुनिश्चित करना चाहिए जब प्रश्न पूछने के बाद, कि बच्चे को सोचने का समय दो बोलने के लिए। यहाँ तो ठीक है डिस्कशन भी हमें ही करना है, आप तो बोलोगे नहीं बीच में। तो रीजन क्या है, कमेंट्स में बोलते रहते हो बस। डाइवर्सिटी इज एन एसेट एंड नॉट एन ऑब्स्टेकल। देखो हम भी आपको प्रतीक्षा का समय देते हैं, आपको पोल में टाइम मिलता है कि क्वेश्चन आ गया अब आप जवाब दे लो इतनी देर जितने डिस्कशन चलेगा। तो ये आपका वेट टाइम ही है एक तरह का, कि आपको रिस्पॉन्स देने का टाइम मिला है। रीजन क्या है इसका, डाइवर्सिटी। तो ये बात सही है, इतना टाइम देना चाहिए, पॉज लेने का या बच्चे को सोचने का, जवाब देने के लिए समय देना चाहिए। रीजन है इसका, डाइवर्सिटी इज एन एसेट एंड नॉट एन ऑब्स्टेकल, कि विविधता एक बाधा नहीं है, कि बच्चे विविध परिप्रेक्ष्य से आते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले होंगे क्लास में, अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा से आएंगे, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग खाना खाने वाले, अलग अलग तरह के बच्चे होंगे। कोई गिफ्टेड होगा, किसी का आईक्यू बहुत हाई है, किसी को चलने फिरने में समस्या हो सकती है, किसी को डिस्ग्राफिया हो सकता है, किसी को एडीएचडी हो सकता है। हर तरह का बच्चा है, डाइवर्स बच्चा है। विविधता क्या है, एक बाधा नहीं है, एक संसाधन है। डाइवर्सिटी हेल्पफुल है। हम अपनी कंट्री में भी कहते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। भारत जो है विविधताओं का देश है, तो विविधताएं समस्या नहीं है, एसेट हैं, धरोहर हैं। बात तो सही है, लेकिन ये रीजन इस ए के लिए तो सही नहीं है। यहां तो कुछ और बात चल रही थी कि टीचर को सवाल पूछ के समय देना चाहिए। रीजन कह रहा है डाइवर्सिटी एसेट है, ऑब्स्टेकल नहीं। 2 अलग अलग बातें चल रही हैं। ये रीजन ए के लिए सही नहीं है। ए और आर अपने आप में तो सही है, तो ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 4th ऑप्शन, इसमें आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं। एक बार दिखाना कितने लोगों ने आंसर किया है 4th ऑप्शन। 36% लोग मात्र सही जवाब दे पा रहे हैं, क्योंकि आपने ना दिमाग में बना लिया है कि असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, बोथ ए एंड आर ट्रू, आंख बंद करके लगा दो। ये नहीं करना है, जब हमें साफ साफ दिख रहा है दोनों में कोई रिलेशन है ही नहीं, दोनों अपने आप में सही हैं। अंजलि और राहुल एक दूसरे के लिए सही नहीं है, बस यहाँ पे क्योंकि रीजन करेक्ट नहीं है जो असर्शन में कहा गया है उसका। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, एक और असर्शन रीजन का सवाल। खूब प्रैक्टिस करेंगे ये वाले सवाल ताकि पेपर में आपका डर खत्म हो जाए। चिल्ड्रन लर्न मोस्ट इफेक्टिवली व्हेन दे आर क्रिटिसाइज्ड फ्रीक्वेंटली फॉर देयर मिस्टेक्स। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं जब उनकी गलतियों या उनकी त्रुटियों के लिए उनकी बार बार आलोचना की जाए कि कितनी गलती करते हो, इस बार भी गलती कर दी, गलती ही करते रहते हो, है ना। या तो वो फिर बच्चे जो है अगली बार ट्राई नहीं करेंगे। ये कहना गलत है कि जब उनको क्रिटिसाइज करेंगे तो अच्छा सीखेंगे, नहीं। रीजन क्या है, फ्रीक्वेंट क्रिटिसिज्म मेक्स चिल्ड्रन सेल्फ रिलायंट। ये कह रहे हैं कि इसलिए क्रिटिसाइज करो उनको क्योंकि बार बार क्रिटिसाइज करना, उनकी आलोचना करना क्या है, उससे वो सेल्फ रिलायंट बन जाएंगे, खुद पे निर्भर बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, विच हेल्प्स इन इंप्रूविंग देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस, जिससे उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस सुधरेगी, आत्मनिर्भर बन जाएंगे और अपने आप से सीखने लग जाएंगे। फिर टीचर का रोल क्या है, मोटिवेटर का है, गाइड का है, मेंटोर का है, फिलोसफर का है, वो सब तो तेल लेने चला गया। इट्स लाइक नौकरियां ही नहीं होंगी देश में, फिर आप आत्मनिर्भर बनेंगे पकौड़े बेच करके, है ना। तो ये कोई बहुत बढ़िया बात तो हमें लग नहीं रही। तो ये ए एंड आर दोनों ही गलत हैं, बोथ ए एंड आर आर
फॉल्स, सिंपल बात। ठीक, 68% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। इट्स लाइक सीबीएसई का हम सीटेट नहीं निकालेंगे, मान लो, तो सबको अपने आप टीचर बनना है भाई, प्रोसेस तो वही है ना, पहले सीटेट दोगे फिर वैकेंसी आएगी, या फिर बाकी जगह भी प्राइवेट स्कूल तक में अप्लाई करने के लिए सीटेट चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड्स रिक्वायर, यानी जो बच्चे वंचित, ये वंचित का वो गायब कर दिया हमारे टाइपिस्ट जी ने, वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे को शामिल करना जरूरी है। रीजन क्या है? आइडेंटिटी बेस्ड सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट्स, कि वो वंचित पृष्ठभूमि से आ रहे हैं तो उनको सेग्रीगेट कर लो। यहां इंक्लूजन की बात हो रही है। सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, मतलब हम सेग्रीगेट अलग थलग नहीं करेंगे। जब भी इंक्लूजन की या समावेशन की बात आ रही है तो सेग्रीगेट करेंगे नहीं, बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है सेग्रीगेशन इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर। कंसिडरेशन ऑफ सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी, ये सही है। एग्जीक्यूशन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम, नहीं भाई, सबके लिए सेम करिकुलम, सेम एक्टिविटी, मानकीकृत की जगह यहाँ आपको डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का ध्यान रखना है। ट्रेडिशन ऑफ एग्जाम सेंट्रिक पेडागोजी, बकवास बात है, बच्चे को सेंटर में रखो। कंसिडरेशन ऑफ सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी, तो वंचित पृष्ठभूमि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बच्चा भी क्लास में है, अगर एक प्राइवेट स्कूल भी है वहां भी 25% कोटा है कि हर बच्चे को सीखने का अधिकार है, और सामाजिक सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रख करके कि हर तरह का बच्चा क्लास में होगा तो इंक्लूड करना चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, कॉन्टेम्परेरी थियरिस्ट बिलीव दैट चाइल्डहुड, ये सवाल बहुत बार आ चुका है अलग अलग तरीके से। अभी कल परसों ही जब हम फर्स्ट सेशन कर रहे थे जो यूट्यूब पे भी हुआ था, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि बचपन सबके लिए एक जैसा नहीं होता। कॉन्टेम्परेरी थियरिस्ट ये मानते हैं, क्योंकि आपके घर का 5 साल का बच्चा और रोड पे चलता हुआ एक 5 साल का बच्चा जो बलून बेच रहा है, उसके लिए बचपन सेम नहीं है, बेशक उम्र या स्टेज सेम हो। ठीक है, तो चाइल्डहुड एक सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्ट है, समाज द्वारा निर्मित एक संरचना है। फटाफट से जवाब देंगे, चलिए देखिए। अब इसमें क्या आप लोग जवाब दे रहे हैं, 44% लोग सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं कि जो कॉन्टेम्परेरी थियरिस्ट हैं, समकालीन यानी प्रेजेंट टाइम पे कैसे क्या अवधारणा है चाइल्डहुड की। तो पहला ऑप्शन है अ लाइफ स्टेज दैट इज अवेटिंग अडल्टहुड, नहीं, वैसे भी चाइल्डहुड के बाद अडल्टहुड नहीं आता, अडोलसेंस आता है, और जीवन का एक चरण है जो वयस्कता की प्रतीक्षा कर रहा है, ये बेकार बात है, क्योंकि इसको आप स्टेज के हिसाब से मत देखना, एज वाले हिसाब से मत देखना। जब ये कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड पूछते हैं तो ये बताना चाह रहे हैं कि सबके लिए सेम नहीं है, वो सोशल कंस्ट्रक्ट है। A stage associated with divinity, purity and goodness, देवत्व, पवित्रता और अच्छाई से जुड़ी एक अवस्था है। ये वैसा ही है कि खूब बस क्या कहूं, फिर जो है विवाद होगा कुछ बोलूंगी तो ऐसा नहीं है यहाँ पे। मियरली अ ट्रांजिशनल स्टेज ये भी नहीं कह सकते कि सिर्फ एक संक्रमणकालीन चरण है ना, वो एडोलेसेंस और उसके बीच में यूज होता है, ये उस कॉन्टेक्स्ट में पूछा ही नहीं है। वेरिएबल एंड डायनेमिक, ये बात सही है कि डिविनिटी, प्योरिटी, गुडनेस, पवित्रता, अच्छाई, इससे जुड़ी एक अवस्था है, ये थियरिस्ट नहीं कह रहे हैं ऐसा, है ना। वो ईश्वर बनाने की जरूरत नहीं, बच्चों को बच्चा तो बना दो कम से कम आप, ठीक है ना। तो वेरिएबल एंड डायनेमिक, चर और गतिशील है, कि बेचारी एक बच्ची है जो वैसे तो साल भर पिटाई होती है घर पे, और नवरात्रि में उसको खाना मिलता है ना, तो इट्स लाइक दैट ओनली। तो ये वैसा हो जाएगा अगर हम ये कहेंगे कि प्योरिटी डिविनिटी वाली बात। और ये किसी रिलीजन के बारे में नहीं है, ये हर एक तरह से लागू होता है कि हम डिवाइन मान लें, या अलग अलग रिलीजन में अलग अलग तरह की प्रैक्टिसेस हैं, तो ये वैसा है। या बर्थडे पे छोड़ दो, नवरात्रि भी साइड कर दो, धर्म वाला एग्जाम्पल लेते ही नहीं है। एक बच्ची है जिसको साल भर माँ बाप ठीक से ट्रीट नहीं करते, टाइम पे ना कोई खाने को पूछता है, ना प्यार मिलता है ना, ना केयर है, बर्थडे और मार पिटाई भी होती है, अब्यूज भी हो रहा है। बर्थडे के दिन अच्छी ड्रेसेस मिलती हैं, जो खाना है वो खाने को मिलता है, तो क्या ये डिवाइन और ये वाली बात हो गई? सेंस ही नहीं बनता इस बात का। तो चाइल्डहुड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो वेरिएबल है, डायनेमिक है, यानी चर है, हर किसी के लिए सेम नहीं है, सबके लिए अलग अलग हो सकता है, सोशियो कल्चरल कॉन्सेप्ट है, और गतिशील है, परिवर्तनशील है, एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरी जगह कंट्री अलग अलग तरह से देखा जाता है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, गिवन बिलो, अब असर्शन रीजन वाला ही सवाल है, फटाफट से आप जवाब देंगे। अ मिडिल स्कूल लैंग्वेज आर्ट्स टीचर सेलेक्ट्स स्टोरीज एंड क्लिपिंग्स फ्रॉम न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स दैट पोर्ट्रे मैन एंड वुमेन इन नॉन ट्रेडिशनल रोल्स, यानी एक माध्यमिक विद्यालय भाषा शिक्षक है, एक माध्यमिक विद्यालय की भाषा कला शिक्षक अखबारों और पत्रिकाओं से उन कहानियों
या कटिंग्स को लेकर के आती है मैगजीन से, जो पुरुषों और महिलाओं को गैर पारंपरिक भूमिकाओं में चित्रित करते हैं। पुरुषों और महिलाओं के गैर पारंपरिक चित्रण क्या हो गए कि एक लड़की है जो बाइक चलाती है, माउंटेन चढ़ रही है, कर्णम मलेश्वरी, मैरी कॉम, वो फोगाट सिस्टर्स, गीता बबीता, याद कीजिए वो मूवी दंगल, इन रियल लाइफ ऑल्सो। तो ये क्या है, ये नॉन ट्रेडिशनल रोल्स हैं। लड़कियों को हम क्या चाह रहे हैं, वो बिल्कुल टीचर बन जाए या तो डॉक्टर बन जाए, ये स्टीरियोटिपिकल रोल्स हैं। प्रोफेशन में प्रॉब्लम नहीं है, टीचर बनने में प्रॉब्लम नहीं है, बट आपने एक जेंडर से ही जोड़ दिया उसको, भाई टीचर तो फिर लड़के भी बन जाए, क्या बुरी बात है। तो ये टीचर और जो डॉक्टर, ये क्या ट्रेडिशनल रोल्स के जैसा हमने बना दिया है। लड़की है तो घर का काम करे, लड़का है तो बाहर कमाने जाए। तो ये नॉन ट्रेडिशनल नहीं है, ये ट्रेडिशनल स्टीरियोटाइप्ड रोल है जो चला आ रहा है। लेकिन आप ऐसे एग्जाम्पल लाती हैं एज अ टीचर जिसमें नॉन ट्रेडिशनल, लड़कियां एडवेंचरस रोल में भी हैं, आर्मी में भी हैं, फोर्सेस में भी आपको दिखाई देती हैं। तो ये नॉन ट्रेडिशनल एग्जाम्पल्स हैं जो स्टीरियोटाइप को चैलेंज करेंगे। बात तो सही है। रीजन क्या है, काउंटरिंग प्रिवेलेंट जेंडर स्टीरियोटाइप्स बाय प्रेजेंटिंग अदर मोड्स इज एन इफेक्टिव वे टू ओवरकम जेंडर बायस। जो लोग स्टीरियोटिपिकल सोच रखते हैं उनके सामने इस तरह के एग्जाम्पल्स प्रेजेंट करना क्या है, जेंडर बायस को ओवरकम करने का एक तरीका है। जेंडर बायस क्या है, किसी भी एक जेंडर के प्रति पक्षपाती होना कि लड़के यही काम करेंगे या लड़कियां यही काम करेंगी। इसका उल्टा भी ट्रू हो सकता है, किसी भी जेंडर के प्रति पक्षपाती होना जेंडर बायसनेस है। चाहे लड़कों को ये कहना कि नहीं तुम तो डांस में नहीं जाओगे, अभी वो मूवी आई थी ना धड़क टू ही थी, तो हाँ, तो उसमें जो पिताजी हैं उस एक्टर के या हीरो के, उनको डांस करना पसंद है या फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उनका भरपूर मजाक उड़ाया जाता है। या वो लड़के जो थोड़ी सॉफ्टनेस दिखाते हैं उनको स्टीरियोटाइप किया जाता है। तो ये क्या हो गया, ये बेसिकली जेंडर बायस को कि ट्रेडिशनल रोल्स में ही बंधे रहें, उसके बाहर जाओगे तो बायसनेस, तो इसको चैलेंज करेगी। तो रीजन तो सही है, तो ANRR सही और जो एक्सप्लेनेशन है वो भी सही है, फोर्थ ऑप्शन। 68% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, 5 सवाल और हैं आपके साथ। आप इतनी रात तक जगे, धन्यवाद आपका। द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग बैक द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन मेमोरी टू करंट स्टेट इज कॉल्ड। अब मेमोरी पे ना कभी भूला भटका एक आध सवाल दे देते हैं ये इस तरह का, कि वह कौन सी प्रक्रिया है जो स्मृति में संग्रहित जानकारी को वर्तमान स्थिति में लाने के लिए प्रयोग की जाती है। किसी का नंबर आपने सेव किया था दिमाग में, आजकल तो फोन में करते हो, लेकिन एक समय था हमारे बचपन में तो सारे नंबर याद होते थे, आज भी कई सारे नंबर याद हैं, है ना। तो आपने कोई इंफॉर्मेशन स्टोर की थी कि प्याजे की कितनी स्टेजेस हैं, ये स्टोर किया था आपने। अब आपसे जब पूछा जाएगा कि कौन सी स्टेजेस हैं, तो आप क्या करेंगे, रिट्रीव करेंगे, है ना, रिकॉल करेंगे, वापस से रिट्रीवल, आप दिमाग से पुनर्प्राप्ति करेंगे क्योंकि आपने पहले से सेव किया हुआ है। अटेंशन तो ध्यान देना है किसी चीज पे। डिके है शयन कि आप याद ही नहीं कर पा रहे, डिके हो गया, या फॉरगेट भूल गए आप, या आधा अधूरा याद है तो डिके हो गया। तो रिट्रीवल है ये कि आप पुनर्प्राप्ति कर रहे हैं जो आपने सेव किया था ब्रेन में। बात सही है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्लासरूम असेसमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट क्लासरूम आकलन के लिए सही है, फटाक से बताएंगे आप लोग, जवाब देंगे फटाफट। सेवेंटी 71% लोग थर्ड ऑप्शन दे रहे हैं। चलो आप तो बहुत स्मार्ट हो गए, फटाक से करते हैं इसको सॉल्व, थर्ड भी चले जाते हैं डायरेक्ट, टाइम बचाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्लासरूम असेसमेंट इज करेक्ट, चेक कर लेते हैं ठीक है कि नहीं। फॉर्मेटिव असेसमेंट शुड इंक्लूड टास्क्स विच इन्फॉर्म टीचर्स अबाउट व्हाट स्टूडेंट्स नो अबाउट द कॉन्सेप्ट बिफोर दे बिगिन टीचिंग। हाँ, कह सकते हैं कि रचनात्मक आकलन FA में आप कई बार कुछ सवाल पूछ सकते हैं, तो शिक्षकों को इस बारे में सूचित किया जाता है कि जो पढ़ाना शुरू करने वाले हैं तो पूर्व ज्ञान कितना है बच्चे का, ये फॉर्मेटिव टास्क में आएगा। बात तो सही है। बाकी देख लेते हैं। यूज ऑफ नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट दैट कंपेयर्स परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट टू दैट ऑफ पीयर्स मोटिवेशंस, या टू दैट ऑफ पीयर्स मोटिवेट्स स्टूडेंट्स टू लर्न मोर मीनिंगफुली। बकवास बात है कि दूसरे बच्चों से कंपेयर करना, इसलिए नॉर्म रेफरेंस का इस्तेमाल करो तो ये बहुत अच्छा क्लासरूम असेसमेंट का तरीका है। फोकस ऑफ असेसमेंट शुड बी पेपर पेंसिल असेसमेंट, नहीं भाई, बच्चों को एक्टिव रखो, नॉन रिटर्न भी होनी चाहिए, एक्टिविटीज भी होनी चाहिए। सबमिटिव असेसमेंट डज नॉट सर्व एनी पर्पज, नहीं भाई, पर्पज तो होता है सबमिटिव असेसमेंट का भी, है ना, तो ये भी नहीं कह सकते। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ सही है, बाकी जो है सारी बातें गलत हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, असर्शन रीजन वाले सवाल हैं। अगेन, अडेप्टेशन सच एज ऑडियो
tapes, use of computer software which provides text to speech input, extended time to complete assignments, facilitate learning for students who are visually challenged. वो बच्चा जो दृष्टि बाधित है, जिसको देखने में दिक्कत है, तो उसको आप ऑडियो टेप्स का हेल्प ले रहे हैं, आप टेक्स्ट टू स्पीच के जो लिखा हुआ है वो बोल करके उसको सुनाई दे जाएगा, क्योंकि वो देख नहीं सकता, पढ़ तो नहीं सकता लिखा हुआ है, या तो अनटिल अनलेस वो ब्रेल लिपि में नहीं है या ब्रेल स्क्रिप्ट में नहीं है. असाइनमेंट कंप्लीट करने में आप उसको एक्स्ट्रा समय दे रहे हैं, ये बेहतर बात है, अच्छी बात है. रीजन क्या है? टीचर शुड अडेप्ट द करिकुलम टू प्रोवाइड इक्विटी एंड मीट द नीड्स ऑफ डाइवर्स लर्नर्स. कि इक्विटी का ध्यान रखना है, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं कि सब बच्चों को बराबर टाइम मिलेगा. अरे भाई, एक बच्चा है जो देख नहीं पाता या सुन नहीं पाता, उसको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, तो वो इक्विटी है वहां पे कि भाई आपने मेट्रो में पहला डब्बा महिलाओं के लिए सुनिश्चित कर दिया, आरक्षित है, तो वो इक्विटी के आधार पे है, वो इनइक्वालिटी नहीं हो रही है किसी के साथ. तो आपको यहाँ एक्स्ट्रा हेल्प देनी थी, जरूरत है. तो ANR बोथ सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आप सिंपली सही जवाब दे भी पा रहे हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे. रीजन असर्शन क्या है? Adolescents have difficulty with emotional regulation and inhibiting their impulses are quite susceptible to peer pressure. जो किशोर या किशोरी हैं, 12 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, उनको भावनात्मक विनियमन यानी अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने में दिक्कत होती है या उतना आसान नहीं होता उनके लिए. उनके संवेगों को बाधित करने में कठिनाई होती है, कंट्रोल में लाने में अपने इमोशंस को, और वे साथियों के दबाव के प्रति काफी संवेदनशील होते हैं. यानी उनके पीयर प्रेशर, अगर दोस्त उनके मजाक उड़ा रहे हैं, दोस्त जा रहे हैं सब जगह घूमने, या दोस्त को फलानी बाइक मिली है तो उनको भी चाहिए, दोस्त को ये वाले कपड़े मिले हैं, ये वाला फोन मिला है तो उनको भी चाहिए. यानी पीयर प्रेशर का बहुत रोल होता है एडोलेसेंट्स में, किशोरावस्था में, टीनेजर्स में, कि मेरे सारे दोस्त ये करते हैं इसलिए मैं भी करता हूँ. ये सब बातें आपको सुनने को मिल जाएंगी. दूसरा, इमोशंस पे कंट्रोल करना मुश्किल है ना. बचपन का प्यार तो वो कंट्रोल नहीं है, एक्सट्रीम है. जो भी है, गुस्सा है तो एक्सट्रीम है, प्यार है तो एक्सट्रीम है ना, क्योंकि इमोशंस बैलेंस में नहीं होते. ये इमोशनल इंस्टेबिलिटी का काल है, स्टेबल नहीं है अभी इमोशंस. बात तो सही है. रीजन क्या है? फिजियोलॉजिकल एंड हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस इंपैक्ट द बिहेवियर ऑफ एडोलेसेंट्स इन अ वैरायटी ऑफ वेज. यानी किशोरावस्था के दौरान जो शारीरिक और हार्मोनल चेंजेस है, हर तरह के चेंजेस इतनी तेजी से हो रहे होते हैं, चाहे वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो, हार्मोनल चेंजेस हो, साइकोलॉजिकल चेंजेस हो. स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का काल है, इसीलिए तनाव एवं तूफान का काल है. बच्चे को माँ बाप दुश्मन नजर आते हैं कई बार, क्योंकि वो दोस्त तो बन नहीं पा रहे, उसके इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा, वो कंफर्ट नहीं महसूस कर पा रहा, और उसको फीलिंग ऑफ रिवोल्ट है, बहुत ज्यादा विद्रोह की भावना है. तो ये भी सही है बात, इसकी वजह से रीजन सही बताया है. तो ए भी सही है, आर भी सही है, और आर का सही रीजन भी है, आर सही रीजन भी है ए का. बात क्लियर है? चलिए खैर आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 29. गिफ्टेड चिल्ड्रन, प्रतिभाशाली बच्चे. गिफ्टेड चिल्ड्रन भी 3 प्रकार के होते हैं. एक वो जो हाई IQ बच्चे हैं, जनरली हम गिफ्टेड से मतलब हाई IQ का ही समझते हैं. क्रिएटिव बच्चे और टैलेंटेड बच्चे, ये तीनों गिफ्टेड की कैटेगरी में ही आते हैं. बट सामान्य तौर पे हम मानते हैं कि गिफ्टेड बच्चा है तो IQ तेज होगा या किसी क्षेत्र में बहुत बेहतर करने की क्षमता रखता होगा. तो एक्सेल इन ऑल एकेडमिक एज वेल एज को करिकुलर एरियाज. ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि एकेडमिक में भी अच्छे नंबर भी लाएगा और को करिकुलर में भी अच्छा करेगा. हो सकता है विराट कोहली को गिफ्टेड नहीं कहोगे क्या, लेकिन एकेडमिक्स में क्या उन्होंने बहुत तीर मार लिए, स्टैनफोर्ड चले गए थे पढ़ने? नहीं भाई, वो दोनों चीजें साथ में कैसे करते? अगर क्षमता है भी तो, और जरूरी नहीं है सब में हो, किसी में हो सकता है. मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या कह रहा है आपका कि अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस है. तो गिफ्टेड बच्चों का जरूरी नहीं कि वो को करिकुलर में भी अच्छा करें, एकेडमिक्स में भी अच्छा करें, किसी एक फील्ड में अच्छा करेंगे, और जनरली एकेडमिक्स में ठीक करते हैं. एग्जिबिट हाई कॉग्निटिव एबिलिटीज एज वेल एज स्किल्स ऑफ सोशल कम्युनिकेशन. उच्च संज्ञानात्मक क्षमताओं के साथ साथ सामाजिक संप्रेषण के कौशल भी जो है, देखो ये कॉग्निटिव एबिलिटीज हाई होती है, ये हम मानते हैं कि थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अटेंशन, मेमोरी वगैरह अच्छी होती है जो गिफ्टेड बच्चा है उसकी. लेकिन सोशल कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है. हो सकता है एकदम गिफ्टेड बच्चा हो लेकिन कम्युनिकेशन बहुत खराब हो, है ना, संभावना है इस बात की. आगे बढ़ते हैं. गेट डिस्ट्रैक्टेड इजीली एंड हैव लो कॉन्सेंट्रेशन स्पैन. ये तो ADHD वाला बच्चा है. गिफ्टेड बच्चे का जनरली अटेंशन स्पैन बेटर होता है. एब्जॉर्ब इंफॉर्मेशन क्विकली एंड एक्यूरेटली. ये गिफ्टेड की निशानी है कि वो इंफॉर्मेशन को जल्दी समझ जाता है, क्विकली समझते हैं और एक्यूरेटली समझते हैं. मेमोरी अच्छी होती है, क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा ज्यादा है, अपनी एज से बड़े दोस्त मिल जाएंगे, वोकैबुलरी बेहतर होती है. देयर आर सो मेनी थिंग्स जो एसोसिएटेड हैं गिफ्टेड बच्चे के साथ, जिसमें से एक ये इंपॉर्टेंट है कि एब्जॉर्ब इंफॉर्मेशन क्विकली एंड एक्यूरेटली, जल्दी चीजों को समझ लेते हैं और सही से सटीकता से समझ लेते हैं. कि हो सकता है वही बात दूसरे बच्चे को 3 बार में समझ में आ रही हो, इनको वो 1 बार में आ जाएगी. आगे बढ़ेंगे. अब इसमें एनवायरमेंट का भी थोड़ा सा रोल है, लेकिन जनरली गिफ्टेडनेस मतलब वो अपने एनवायरमेंट में आपको दिख जाएगा बच्चा अलग,
क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लैंग्वेज एंड कॉग्निशन इज नॉट करेक्ट एज पर लेव वाइगोत्स्कीज थियरी। वाइगोत्स्की की थियरी के अनुसार भाषा और संज्ञान के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, लास्ट सवाल है, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज ये तीन बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं एज पर वाइगोत्स्की। ठीक है, तो लैंग्वेज को वो फुल महत्व देंगे। अब आप फटाफट से जवाब देंगे। चलो लास्ट सवाल है, 11 भी बज गए। देखिए 61% लोग फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट हिंडर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है। एकदम बकवास बात है, ये सही नहीं है। वाइगोत्स्की तो कहते हैं लैंग्वेज टूल है, एक साधन के रूप में काम करती है, संज्ञानात्मक विकास में हेल्पफुल है काफी। सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज ये तीनों हेल्पफुल हैं संज्ञान के विकास में, दिमाग के विकास में, मेंटल या इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज के विकास में। इनर स्पीच इज यूज फॉर मेंटल रीजनिंग। हाँ भाई, आप खुद से बातें करते हैं, खुद को ही तर्क देने के लिए मन मन में, ये इनर स्पीच है जो आपकी 7+ ईयर्स में आपको देखने को मिलती है, या 6+ ईयर्स में भी देखने को मिलती है। साइलेंट इनर स्पीच बोलते हैं उसको हम। और एक आपकी प्राइवेट स्पीच है जो 3 से 6 वर्ष में मिलती है, और सोशल स्पीच 2 साल में आप बाहर बोलना शुरू कर देते हैं समाज में। 3 प्रकार की स्पीच उन्होंने दी है, किसी और क्लास में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इनर स्पीच मेंटल रीजनिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। हाँ ये बात सही है, बट हमें सही चाहिए ही नहीं, हमें तो गलत चाहिए, तो हमारे लिए तो ये गलत हो गया। लैंग्वेज इनएविटेबली अफेक्ट्स द वे अ चाइल्ड थिंक्स। भाई भाषा जो है वो प्रभावित करती है कि आप सोचते कैसे हैं। बिल्कुल, लैंग्वेज के माध्यम से सोच पा रहे हो ना। एक्सटर्नल स्पीच इज यूज टू कन्वर्स विद अदर्स। भाई एक्सटर्नल स्पीच का यानी सोशल स्पीच जिसको कहते हैं, बाह्य भाषण का उपयोग दूसरों के साथ बातचीत करने के लिए किया जाता है, जो 2 साल से शुरू हो जाती है। ये बात भी सही है, ये तीनों सही है, बट हमको सही नहीं चाहिए, हमको गलत चाहिए। लैंग्वेज डेवलपमेंट हिंडर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये बात गलत है और यही बात सही है। क्यों? क्योंकि पूछा ही गलत था। तो जब नॉट लिखा हुआ है तो जो सही नहीं है वही सही है, जो एक्चुअल में सही नहीं है वही सही है, क्योंकि नहीं लिखा हुआ है कि वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग क्या सही नहीं होगा। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस आपने कितने क्वेश्चंस ठीक किए?